जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो लोग सुन रहे हैं वो हर एक अपने गांव में, अपने पिंड में, घर में, रिश्तेदारों में जाके इस चीज़ का सिर्फ एक बीड़ा चुक लें कि जो सरकार का सपोर्ट कर रहा है, जो सरकार के पक्ष में, उससे हम बात नहीं करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 2014 में कहते थे कि 35 साल हमने भिक्षा मांग के खाया, भिक्षा मांग के खाया। ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को भीख मांग के खाने के लिए नहीं बनाया। ईश्वर ने बनाया कमा के खाओ और दूसरे का भी पेट भरो, इसलिए बनाया। जितनी संपत्ति ईश्वर ने अडानी अंबानी को दी है, उतनी ही संपत्ति एक रोड पे सोने वाले को दी है। क्योंकि ये सरकार जो है अनपढ़ और कुपड़ों के हाथ में है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कानून बना रहे हैं, उन्होंने कभी अपनी लंगोटी नहीं धोई है, वो खुद हम धोते हैं और हमारा ही माल खाते हैं, हमारे बच्चों का शोषण करते हैं, हमसे ही कहते हैं पैर दबाओ। ये कौन सा सिस्टम है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारा उम्र कमा के खाया नहीं, एक पैंट नहीं ली, आज 10 लाख का सूट पहन के कहते किसान को समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मैं सारी संगत को धन्यवाद करूँगा और मैं अपने आप को भी बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि जिस माँ ने हमें पैदा करा और मैं छोटे पर छोड़कर चली गई, तो मैं उस माँ को भी धन्यवाद करूंगा कि इस क्रांति में मैं भाग लेने का मौका मिला। और मैं आप सब लोगों को, मैं कोई भाषण देने वाला नहीं हूँ, ना ही मेरे को कोई बोलने का शौक़ है, लेकिन हम सबको ये चीज़ें बताना चाहूँगा जो आज तक जब से ये आंदोलन चल रहा है किसी भी व्यक्ति ने ये चीज़ों को नहीं बताया होगा, वो चीज़ें मैं आज आपको बताने चाह रहा हूँ। और हर किसी को इन चीज़ों से सीखने को मिलेगा। कि जैसे कि अभी बहुत सारे बुलारों ने बोला, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, मैं 2-3-4 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आने का निश्चय क्यों करा। क्योंकि मैं यूपी से हूँ, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट है मेरा, और मैं जब मेरी माँ ख़त्म हुई तो मैं बहुत छोटा था, हमको नहीं पता और हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं था, मैं पढ़ नहीं सका। मैं 8 क्लास तक पढ़ा हूँ, मेरे 2 भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़े। और मेरी बेटी खुद 5 साल की थी जिस टाइम उसकी मम्मी ख़त्म हुई। तो मैं दिल्ली में खुद रहा हूँ सन 1989 से 2013 तक। और 2013 में जब मैं पंजाब में गया हूँ तो मैं अपना जीवन ख़त्म करके गया हूँ कि हम जहाँ भी जाएंगे अपना नया जीवन जिएंगे। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। वैसे तो इस पंजाब के सभी लोगों ने तारीफ़ की है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जिस टाइम में गया था पंजाब में, रेलवे स्टेशन पे मैं सो रहा था, उस समय मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, कोई मेरे पास कपड़े नहीं थे, मेरे पास सिर्फ एक पैंट कमीज़ थी, उसी को मैं धोता था, उसी को मैं पहनता था। हमने मेहनत करा और हमने एक रिक्शा लिया, मैं 1.5 साल उस रिक्शे में रहा। हमने ऑटो 2015 में लिया, मैं खुद ऑटो में रहता हूं और मैं कॉलेज के बच्चों से 50% किराया लेता हूं। कोई भी पूरे लुधियाने में पता कर सकता है जाके, मैं इकलौता ऑटो वाला हूं जो मैं कॉलेज के बच्चों से आधा पैसा लेता हूं। क्योंकि 2013 में ही हमने ये चीज़ का समर्पण करा कि मैं इस हिंदुस्तान को अच्छा देखना चाहता हूँ और मैं इस हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को बाहर कनाडा अमेरिका जाते हुए मैं पसंद नहीं करूँगा। मैंने ये संकल्प लिया तो हमने जैसे भी अपना जीवन व्यतीत करा। लेकिन आज जो ये आंदोलन जब से भी चल रहा है, मैं 26 तारीख का जो बाकिया देखा, उस बाकियों को देख के मैं टीवी पे जब देख रहा था तो मैं भी रो रहा था मन ही मन में, मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर काफ़ी दिनों के बाद में, अभी मैंने 15 दिन पहले अपना विचार लिया। 1 बजे रात को मैं जग गया और रात को मैंने सोचा कि जिस पंजाब में हमने रोड में सो के सफ़र तय करा, आज मेरे पास ऑटो है, किसी का कर्ज नहीं है 1 रुपया भी, और मैं अपने ऑटो से गुजारा करके मैं अपनी बेटी को IAS अफसर बनाना चाहता हूँ। क्यों, हमने 5 सालों से संभाला, आज वो अपने मामा के पास पढ़ रही है। हर एक व्यक्ति का, पूरे भारत के हर एक नागरिक का अधिकार है इस भारत को अच्छा करने का, लेकिन हम कई बार गुमराह हो जाते हैं। हम चौकीदार को देश दे देते हैं, हम फकीरों को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है।
पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्तियों को देश देना है। तो मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि आज जो हम अपनी बेटी को IAS अफसर बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरा बेस यही है कि अभी मैं कर रहा हूँ, मेरे बाद मेरी बेटी करेगी, उसके बाद उसके बच्चे करेंगे, बाद में जब उनके बच्चे आएंगे तो हमारा ये भारत सर्वश्रेष्ठ होगा, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर से अच्छा होगा, पक्का होगा, ये मैं दावा करके कहता हूँ। और एक एक बात को आप दीवार पर लिख देना, जाके कागज़ पे तो मिट भी सकता है, आप दीवार पे लिख देना, जो भी मैं बोल रहा हूँ एकदम सत्य होगा। और जो लोग अभी कई बार हमने अभी सुना काफ़ी लोगों के मुख से कि अगर बाई चांस ये कानून पास हो गया तो, पर मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावा करता हूँ ये कानून इनको वापस करने पड़ेंगे, चाहे आज कर लें चाहे मरने के बाद कर लें। क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो लोग सुन रहे हैं वो हर एक अपने गांव में, अपने पिंड में, घर में, रिश्तेदारों में जाके इस चीज़ का सिर्फ एक बीड़ा चुक लें कि जो सरकार का सपोर्ट कर रहा है, जो सरकार के पक्ष में, उससे हम बात नहीं करेंगे, उससे हम कोई लेना देना नहीं रखेंगे। जैसे आज जो अभी MC के इलेक्शन हुए, पंजाब की जनता ने ये उनको दिखा दिया कि एकता क्या चीज़ होती है। तो मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, लेकिन अभी समय की कमी है, फिर कभी मौका मिलेगा। एक दो तीन चीज़ें मैं पक्का बताऊँगा, आप कभी इस चीज़ को मान के चल लो। जैसे मैं रोड में सो के गुजारा कर हूँ, मैं देश के लिए अच्छा देखना चाहता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर 35 साल 40 साल हम भीख मांग मांग के खाते हैं तो ना हम देश का भला कर सकते हैं, ना हम किसी का भी कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 2014 में कहते थे कि 35 साल हमने भिक्षा मांग के खाया, भिक्षा मांग के खाया। ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को भीख मांग के खाने के लिए नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया कमा के खाओ और दूसरे का भी पेट भरो, इसलिए बनाया। ईश्वर ने सबको शरीर दिया, आँख दिया, नाक दिया, जितनी संपत्ति ईश्वर ने अडानी अंबानी को दी है उतनी ही संपत्ति एक रोड पे सोने वाले को दी है। दोस्तों लास्ट दो चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी जो लोग कहते हैं कि ये चीज़ें सही है, बिल जो है वो बढ़िया है, पर मैं उसके लेवल पे बताना चाहूँगा, अगर आपके घर पे भी कोई कब्जा कर ले तो आप झोपड़ी डाल के खाना खा सकते हो। अगर आपके जूते बनाने की कंपनी है, उसमें प्राइवेट कंपनी कब्जा कर लेती है तो आप चप्पल पहन के काम चला सकते हो, लेकिन आपको खाना खाना ही पड़ेगा। खाने के बगैर काम नहीं चलेगा। तो जो ये खाने पे प्राइवेटकरण करने जा रहे हैं ये बहुत गलत है, और ये सारे लोगों के लिए है। किसान बहुत बाद में मरेगा, किसान सबसे बाद में मरेगा। क्यों कि सबसे पहले नौकरी करने वाला, मजदूरी करने वाला, उसे खाना चाहिए, और खाना महंगा हो जाएगा, कोई खा नहीं सकता, सारे लोग मरेंगे। और जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, उन सारे भारत के हर एक बच्चे से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति इस आंदोलन का साथ दे। क्योंकि अगर यकीन नहीं आता है तो आप जाके कभी मुर्गे की दुकान पे देखना, जहाँ पे मुर्गे काटे जाते हैं, जो मुर्गा पकड़ के काटा जाता है वो मुर्गा चिल्लाता है, और जो मुर्गे धर्मा में बंद होते हैं वो कहते हैं मैं बच जाऊंगा। लेकिन कोई भी माई का लाल बता दे, एक भी मुर्गा नहीं बचता है, सारे मुर्गे काटे जाते हैं। तो इसी रीति से जो एक आधा बचता है वो दूसरे दिन कट जाता है। तो कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि हम घर में बैठ कर बच जाएंगे, क्योंकि ये सरकार जो है अनपढ़ और कुपड़ों के हाथ में है। इन अभी सत्ता में जितने लोग बैठे हैं सारे लोगों को पता होगा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कानून बना रहे हैं उन्होंने कभी अपनी लंगोटी नहीं धोई है, वो खुद हम धोते हैं और हमारा ही माल खाते हैं, हमारे बच्चों का शोषण करते हैं, हमसे ही कहते हैं पैर दबाओ। ये कौन सा सिस्टम है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारा उम्र कमा के खाया नहीं, एक पैंट नहीं ली, आज 10 लाख का सूट पहन कर कहते हैं किसान को समझ नहीं आ रहा, किसान को समझ नहीं आ रहा। कमाल की बात है, तुमको समझ आ रहा है, तुमने तो कभी हल ही नहीं जोता। आज जो किसान अन्नदाता बैठा हुआ है वो किसान बैठा है जो बिगड़े हुए बैल की नाक में नाथ डाल के हल में चलाना सिखा देता है, वो किसान बैठा हुआ है। इस सरकार को भी नाथ डाल के चलना सिखा देगा, ये मेरा संपूर्ण रीति से विश्वास है। और कोई भी इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं कर सकता, क्योंकि इस आंदोलन में प्राकृतिक शक्ति है और प्राकृतिक शक्ति से कोई भी नहीं लड़ सका। क्योंकि जिस दिन मैं 10 तारीख को चला हूँ तो मैं भी सोच रहा था
कि मैं क्या करूँगा, मैं अकेला हूँ। हमको काफ़ी लोगों ने सवाल भी करे, कहते तुम क्या कर सकते हो, तुम तो बहुत कमज़ोर से हो। हमने कहा दोस्तों, एक मच्छर, छोटा सा मच्छर बड़े से बड़े पहलवान को हिजड़ा बना देता है, ताली बजवा देता है। तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ। तो दोस्तों डटे रहो, लगे रहो। और मैं चैलेंज करता हूँ, ये कानून वापस होंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।